जय हिंद दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर सारी फटाफट बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद। जहां पर चलेंगे सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके की रही है। दोस्तों इसके साथ में कैसे राहुल गांधी ने हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधन करने के बाद सैकड़ों की संख्या में कैमरों के सामने एक एक कठिन कठिन सवालों का जवाब दिया है। बताएंगे राम मंदिर को लेकर भाजपा के द्वारा किए जा रहे चुनावी तैयारी पर भी राहुल गांधी ने सीधा निशाना साधा है। पहली बार राम मंदिर को लेकर क्या कुछ बोले हैं राहुल गांधी, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों इसके साथ में प्रधानमंत्री मोदी चाइना से डरते हैं, बीजेपी के पुराने नेता ने दी है ये बड़ी जानकारी। इसके साथ में आपको बताएंगे 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम बदल दिया गया है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में आज कांग्रेस पार्टी के अंदर 9 बार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। साथ साथ आपको बताएंगे मायावती के सवाल पर अखिलेश यादव ने दिया है क्या जवाब, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को पूरे देश भर के अंदर मिलजुल कर ईवीएम में बदलाव के लिए आंदोलन करना चाहिए, साथ साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने तीसरे दिन भी जबरदस्त तरीके की यात्रा की है। इस दौरान राहुल गांधी की यात्रा नागालैंड के कोहिमा के विस्मेमा से शुरू हुई। यहां से बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा की है। इसके बाद पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया है। फुलबारी कोहिमा के अंदर भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली में आकर राहुल गांधी की बातें सुनी है। इसके बाद दोस्तों 4:30 बजे के आसपास एक और रैली को राहुल गांधी ने संबोधित किया है। अपने बस से ही राहुल गांधी ने एक बार फिर से लोगों को संबोधित करते हुए राज्य के स्थिति के बारे में जनता को जानकारी दी और इसके बाद राहुल गांधी की यात्रा और भी आगे बढ़ी। दोस्तों बता दें आपको कि जब राहुल गांधी ने पब्लिक मीटिंग की, इसके बाद उन्होंने मीडिया वाले लोगों को बुलाया सवाल करने के लिए और ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी के साथ जयराम रमेश और पार्टी के स्थानीय नेता मौजूद थे और इसके बाद कम से कम सैकड़ों की संख्या में कैमरा लेकर मीडिया कर्मी राहुल गांधी के सामने आ गए और एक के बाद एक सवाल राहुल गांधी से पूछे जाने लगे। एक एक सवाल का राहुल गांधी ने इत्मीनान से जवाब दिया है। सारे कठिन सवालों के जवाब राहुल गांधी की ओर से दिए गए हैं। दोस्तों बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई है उसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के सामने कई सारे माइक लगे हुए हैं और कई सारे कैमरामैन राहुल गांधी को फिल्माते हुए उनसे सवाल पूछ रहे हैं। इन सवालों का एक एक जवाब देते हुए राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि लड़ाई न्याय को स्थापित करने की है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से एक नंबर जारी किया गया है 9891802024। इस पर फोन कॉल करके कोई भी न्याय योद्धा बन सकता है। अब तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के न्याय यात्रा का समर्थन लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों ने किया है फोन कॉल करके और आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा संख्या बढ़ने वाली है। दोस्तों इसी के साथ में राहुल गांधी की पब्लिक मीटिंग की तस्वीरें भी काफी ज्यादा शेयर की जा रही है, जिसमें शाम होते होते राहुल गांधी ने लोगों को एक घर के बालकनी से संबोधित किया है। इस दौरान भारी संख्या में लोग उमड़कर राहुल गांधी के भाषण को सुन रहे हैं। यहाँ तक कि पहाड़ के ऊपर से भी राहुल गांधी की बातें सुनी जा रही है और इतनी बड़ी रैली उन राज्यों के अंदर राहुल गांधी कर रहे हैं जहां पर बाकी देश की राज्यों की आबादी की संख्या में काफी कम लोग रहते हैं और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कोई MP MLA यहाँ पर एक भी नहीं है। मात्र 5% वोट कांग्रेस पार्टी को मिल पाते हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी के समर्थन में इस तरीके का जन सैलाब स्पष्ट संदेश दे रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर नागपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और ज्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों जनता सपोर्ट करने वाली है। साथ साथ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 22 जनवरी को हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी क्लियर स्टैंड लेते हुए भाजपा का पॉलिटिकल कार्यक्रम बताते हुए बीजेपी को जमकर आईना दिखाया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम राजनीतिक और प्रधानमंत्री मोदी एवं RSS का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम कुछ इसी तरीके से रचा गया है। यही कारण है कि पार्टी के प्रमुख ने इसमें शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। उन्होंने संवाददाता से बातचीत के दौरान ये दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की स्थिति काफी अच्छी है। वह इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि RSS और भाजपा ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को पूरी तरीके से राजनीतिक यानी नरेंद्र मोदी फंक्शन बना दिया है। यह RSS और भाजपा का कार्यक्रम बन गया है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म से जुड़े सबसे पुराने लोगों यानी शंकराचार्य ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। यह एक राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए हमारे लिए ऐसे कार्यक्रम में जाना बहुत मुश्किल है जिसे प्रधानमंत्री और RSS के इर्द गिर्द तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो दर्शन करने जाना चाहता है वो जा सकता है। विपक्षी इंडिया गठबंधन से जुड़े सवालों पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यह विचारधारा की यात्रा है। इंडिया अच्छी तरह से चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। चुनाव अभियान चलाया जाएगा, हम भी उसका हिस्सा बनेंगे। राहुल गांधी ने इसी के साथ एक अन्य सवाल में जवाब देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत है, जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा और दूसरी चीजें भी जल्द तय कर ली जाएगी। इसके बाद उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमने यात्रा मणिपुर से शुरू की क्योंकि त्रासदी हुई है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर आना उचित नहीं समझा, यह शर्मनाक है। प्रधानमंत्री के नागालैंड से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने दावा किया था कि नागा समस्या का समाधान के लिए लोगों की बात सुनना और संवाद जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ में आंध्र प्रदेश के अंदर पार्टी ने अपनी तैयारियों को जबरदस्त जोर से आगे बढ़ाया है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी की नेत्री YS शर्मिला को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। 4 जनवरी को YSR तेलंगाना पार्टी की अध्यक्षा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की बहन और वरिष्ठ नेत्री YS शर्मिला ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा दिलवाकर उनको
प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, यानी वाईएस शर्मिला को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। वाईएस शर्मिला ने कहा था कि मैं वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कराते हुए खुशी महसूस कर रही हूं। तेलंगाना के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगली सरकार बनाएगी। इसके बाद वाईएस शर्मिला पार्टी के अंदर एक बड़ा दौरा करने वाली है, जगह जगह जाकर उनके कैंपेन होने वाले हैं दोस्तों। यानी आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी रिवाइवल मोड में चल रही है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने एमएलसी का पद दे दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले ओम प्रकाश राजभर अब पूरी तरीके से चिंतित होने वाले हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले समाजवादी पार्टी छोड़कर ओपी राजभर ने दावा किया था कि उनको बीजेपी बहुत सम्मान देगी, उनको कई सीटें मिलेगी, लेकिन उनके साथ ही पार्टी में आने वाले दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़वाया, उपचुनाव हार गए, तो फिर अब एमएलसी बना दिया है। लेकिन इसके बावजूद ओपी राजभर को कोई पद नहीं दिया गया, उनके बेटे को ना तो मंत्री बनाया गया है, ना लोकसभा के अंदर बीजेपी एक आध सीट भी देगी, ये भी भाजपा खुलकर कह रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि ओपी राजभर के साथ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर मोए मोए हो चुका है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ आपको बता दें कि अयोध्या के अंदर 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी को पहले मुख्य यजमान बनाकर पूजा अर्चना की बातें चल रही थी, यानी प्रधानमंत्री ही पूरे कार्यक्रम के अंदर पूजा अर्चना करते, और यह भी दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री ने इसके लिए 11 दिन तक व्रत रखने की बात कही है। कुल मिलाकर दोस्तों जब शंकराचार्य और धर्म को जानने वाले बड़े बड़े पंडितों ने कहा कि यह पूरी तरीके से गलत है, प्रधानमंत्री से यह कार्यक्रम नहीं कराया जाना चाहिए, और इसके कई सारे कारण दिए गए। पहला यह कि पूजा करने वाले व्यक्ति को गृहस्थ होना चाहिए और उनके पत्नी भी उनके साथ पूजा में बैठेंगे, तभी पूजा संपन्न हो पाएगा। इस तरीके से कई और तर्क दिए गए थे। यही बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य यजमान नहीं बनेंगे, बल्कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र यजमान बनेंगे। यजमान के रूप में उन्होंने मंगलवार को प्रायश्चित पूजन में हिस्सा लिया है। अब वे 7 दिन तक यजमान की भूमिका निभाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले कर्मकांडी ब्राह्मणों और मूर्तिकारों ने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास, संघ प्रमुख मोहन भागवत, अनिल मिश्रा अपनी पत्नी के साथ मुख्य आयोजन के समय 22 जनवरी को गर्भगृह में उपस्थित रहेंगे। साथ साथ दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। बीजेपी के लोग राहुल गांधी को अब निशाने पर ले रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा राहुल गांधी के एक एक शब्दों में आपको कहां क्या गलती लगी है दोस्तों, या फिर आप राहुल गांधी की बातों का समर्थन करते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि मोदी क्यों डरता है चीन से, मैं ये जानता हूं। पिछले 10 सालों में लोगों को चीन एजेंट बताने का ट्रेंड चलता रहा है। अक्सर चोर को हर व्यक्ति चोर ही लगता है। स्वामी का कहना है कि मोदी चीन से डरते हैं और उसका कारण उन्हें पता है। यही कारण है कि चीन की बस्तियां बस जाती है, लेकिन सरकार लगभग मौन रहती है। क्या इसी कारण ना कोई आया था ना कोई आया था का नारा दिया जाता है? कुल मिलाकर दोस्तों ये सवाल और खुद अपने आप में एक तरीके से बड़ा खुलासा कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी चाइना से डरते हैं। वो कारण बताने को अभी मीडिया में तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जो बातें कही है ये काफी ज्यादा दूर तक जाने वाला मैसेज है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा क्या सुब्रमण्यम स्वामी ने सही कहा है। साथ दोस्तों सोशल मीडिया पर एक न्यूज सामने आई जिसमें लिखा गया कि लंदन जा रही है ईडी, सीबीआई और एनआईए की टीम। भारत के भगोड़े और खालिस्तानियों की उड़ेगी नींद। इस पर जवाब देते हुए राजीव ध्यानी ने पुराना एक न्यूज शेयर किया। उसमें लिखा हुआ था कि लंदन जा रही है एनआईए की टीम, नीरव मोदी और विजय माल्या पर कसेगी नकेल, यानी 2019 का वो न्यूज था। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले ये बताइए कि 19 के चुनाव से पहले जो टीम गई थी वो वापस आई या नहीं आई। यानी दोस्तों बार बार चुनाव से पहले इस तरीके की खबरें फैलाई जा रही है कि ईडी, सीबीआई, एनआईए की टीम गई है, विदेश से भारत के दुश्मनों को पकड़कर लाया जाएगा। लेकिन 2019 में जो खबर दी गई थी वो खबर आज तक पूरी क्यों नहीं हुई? जो टीम गई थी 2019 में वो कब लौटेगी? एक तरीके से तंज कसते हुए ऐसे न्यूज छापने वालों को आईना दिखाया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ उड़ीसा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त तरीके से पुनरुद्धार होने जा रहा है। पार्टी में बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग होने जा रही है। उड़ीसा के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। आंध्र प्रदेश के साथ उड़ीसा भी कांग्रेस पार्टी के निशाने पर है, टारगेट पर है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर बड़ी ज्वाइनिंग कराई है। दोस्तों आज पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री और 9 बार सांसद रहे गिरिधर गमांग, उनकी पत्नी कोरापुट की पूर्व सांसद हेमा गमांग और बरगढ़ से पूर्व सांसद संजय भोई भी मौजूद रहेंगे। 17 जनवरी यानी आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी में ये बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है। आने वाले दिनों के अंदर उड़ीसा के अंदर कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त विस्तार होने जा रहा है। साथ साथ मायावती के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। मायावती ने समाजवादी पार्टी को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी बताया था। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती दबाव में है, किसी के दबाव में कर रही है रंग बदलने वाली बातें। हमने हमेशा बीएसपी प्रमुख का सम्मान किया। सपा अब पीडीए का सम्मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। दूसरे दलों को जोड़ने के लिए हम काम करते रहेंगे। भगवान श्री राम पर बीजेपी कब्जा करना चाहती है। इस चुनाव में हमारे लिए पीडीए ही भगवान है। पीडीए हमारे साथ, तो हमें कोई डर नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। इस बार पीडीए बीजेपी को यूपी से हटाएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री के डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल संजय सिंह को बड़ी राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है। साथ साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर पहुंची ईडी की टीम। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या अब अशोक गहलोत सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जानबूझकर इस तरीके की कार्रवाई की जा
रही है, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ ईवीएम को लेकर आंदोलन करते हुए कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी गई है कि ईवीएम के विरोध में लोग सड़कों पर उतरकर झंडा लहरा रहे हैं और जल्द से जल्द ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। साथ साथ सनातन धर्म के अपमान मामले में उदयनिधि स्टालिन को पटना कोर्ट ने भेजा है समन। 13 फरवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट ने उदयनिधि को व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने का आदेश दे दिया है। साथ साथ दोस्तों कमलनाथ बोले, कहा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल के कारण 40% नौकरियों के कम होने की चेतावनी दी है। मैंने युवाओं के लिए रोजगार को हमेशा सबसे बड़ी चुनौती माना है। हमें समय बचाने और क्षमता बढ़ाने के लिए AI जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के साथ साथ नए रोजगार सृजन पर भी तेजी से काम करना चाहिए। रोजगार की नई संभावनाओं और नए अवसरों का निर्माण करना ही बेरोजगारी से लड़ने का एक सार्थक तरीका होगा। साथ साथ आपको बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ी जानकारी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कृष्ण जन्मभूमि मामले में शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले पर विचार किया है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि उन्हें आपत्ति है कि प्रार्थना पत्र बहुत अस्पष्ट है यानी क्लियर नहीं लिखा हुआ है। न्यायमूर्ति खन्ना ने हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अधिवक्ता श्याम दीवान से कहा कि इसे विशिष्ट होना चाहिए। आप इसे निर्धारित करने के लिए अदालत पर नहीं छोड़ सकते। आप अपने आवेदन में सही सर्वव्यापी प्रार्थना नहीं कर सकते कि आप क्या चाहते हैं। दरअसल दोस्तों 23 जनवरी 2024 को वापस करने योग्य नोटिस जारी किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों कई और मामले हैं जिस पर अभी जांच होने वाली है, उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने टीकाराम जूली को कांग्रेस पार्टी विधायक दल का नेता बनाया है। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी गोविंद सिंह डोटासरा के पास ही रखी गई है। पार्टी की तरफ से बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीकाराम जूली को कांग्रेस पार्टी विधायक दल का नेता बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। वहीं पर इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टीकाराम जूली को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे अलवर ग्रामीण से विधायक टीकाराम जूली को कांग्रेस पार्टी विधायक दल का नेता मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप राजस्थान की जनता के हित की आवाज पुरजोर तरीके से विधानसभा के अंदर उठाएंगे। साथ साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के दोनों प्रचार में जुट गए हैं। दोस्तों राहुल गांधी जहां पर एक और उत्तर भारत की यात्रा पर जल्द आने वाले हैं, उत्तर पूर्व में उनकी यात्रा जारी है, तो अब अखिलेश यादव ने भी यूपी के अंदर जगह जगह समारोह करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव बाराबंकी के अंदर एक सभा करते दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने कहा कि जो रास्ता दिखाया बेनी प्रसाद वर्मा जी, राम सेवक यादव जी ने, राम मनोहर लोहिया जी ने और नेताजी ने, उस पर आगे चलकर संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया उसकी रक्षा करने का काम करेंगे। संविधान की रक्षा करने का साल है 2024। अखिलेश यादव की सभा में भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला है। दोस्तों धीरे धीरे करके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यक्रम की तीव्रता को बढ़ा दिया है, यानी आने वाले दिनों के अंदर और भी बड़ी बड़ी रैलियां होने वाली है। साथ साथ भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किए जाने को लेकर सूत्रों ने मंगलवार को बताया है कि इस फैसले को चुनौती नहीं दी जाएगी। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि WFI खेल मंत्रालय के फैसले को चुनौती नहीं देगा। ये ऐसे समय में खबर सामने आई है जब निलंबित WFI ने मंगलवार को दिल्ली में अपने कार्यकारी समिति की बैठक करने का फैसला लिया था। खेल मंत्रालय की चेतावनी के बावजूद राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी करने के फैसले से पीछे नहीं हटने की बातें कही गई थी, लेकिन अब दबाव में संजय सिंह और तमाम चुने गए लोगों ने फैसला लिया है कि वो सरकार के फैसले को चैलेंज नहीं करेंगे। एक तरीके से WFI और भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को झटका ही है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आज दूसरी बैठक होने वाली है। 4 बजे बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी के संयोजक मुकुल वासनिक के आवास पर बैठक होगी। बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, सांसद जावेद अली खान, संग्राम सिंह यादव और उदय वीर सिंह मौजूद रहेंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश के सीटों को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले कांग्रेस और सपा के बीच में एक बैठक हो चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर और भी बैठकें होंगी। साथ साथ महाराष्ट्र में मुंबई हवाई अड्डे पर यात्रियों के सड़क पर खाना खाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्रालय ने अपने एक अथॉरिटी के माध्यम से इंडिगो एयरलाइंस और मुंबई एयरपोर्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के मुताबिक एयरलाइंस और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हालात का अंदाजा लगाने और हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए ठीक सुविधा की व्यवस्था करने में फेल दिखे हैं। साथ साथ दोस्तों दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, कहा देश के 80% किसानों को गेहूं और 76% किसानों को धान पर MSP नहीं मिल रही है। कांग्रेस की यूपीए सरकार में गेहूं की MSP 119% बढ़ाई गई, जबकि मौजूदा बीजेपी सरकार ने गेहूं की MSP को मात्र 47% बढ़ाया। किसान विरोधी है मोदी सरकार, न MSP बढ़ाई है न कर्ज माफ किया है। अन्नदाता पर पड़ रही है दोहरी मार। साथ साथ दोस्तों रणविजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो तस्वीर करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री की कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है। कुल मिलाकर उन्होंने तंज कसा है। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर शेयर की गई है और लिखा है प्रधानमंत्री मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है। यानी दोस्तों बार बार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अगर देश में उन्हें लगता है कितना ही विकास किया है, देश के अन्नदाताओं को MSP नहीं मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री को लगता है कि देश के किसानों की आय दोगुनी हो गई है और तमाम बीजेपी के वादे अगर धरातल पर उतर गए हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री को ओपन तरीके से कर लेना चाहिए, लोगों के सवाल ले लेने चाहिए, बिना किसी स्क्रिप्ट के सवाल का जवाब दे देना चाहिए।
चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मैसेज भेजा है प्रधानमंत्री मोदी को कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ छत्तीसगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी की पूरी यूनिट शामिल हो गई है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट कोमल हुपंडी के साथ वाइस प्रेसिडेंट आनंद मीरी और सेक्रेटरी विशाल केलकर भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। साथ साथ दोस्तों एफआईआर रद्द करने की मांग वाली चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर जजों ने एकमता नहीं दिखाई है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले की सुनवाई करेंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर अब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सुनवाई करेंगे। दरअसल 2 जजों की पीठ ने याचिका पर अलग अलग फैसला दिया है, जिसके बाद पीठ ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है। याचिका में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के स्किल डेवलपमेंट घोटाले के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज जब पीठ ने फैसला सुनाया तो दोनों जजों ने अलग अलग फैसला दिया है। अब फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को लेना है। देखते हैं वो क्या फैसला लेते हैं। साथ साथ दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को घेरने के लिए चाइना हर तरीके से प्लान बना रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर पाकिस्तान ने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट पर चाइना का पूरी तरीके से कब्जा है। म्यांमार के अंदर चाइना का पूरी तरीके से कब्जा है। तो ऐसे में भारत को चौतरफा घेरा जा रहा है। इस तरीके से एक आर्टिकल दैनिक भास्कर पर लिखा गया। जब आर्टिकल शेयर किया गया तो विनोद कापड़ी बोले, कहा भारत के लिए कोई संकट नहीं है, मंदिर तो बन रहा है। भ्रामक समाचार, लेख, विचार, वीडियो इत्यादि प्रकाशित ना करें, अन्यथा उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी दोस्तों तंज कसा जा रहा है कि देश के अंदर जिस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, चाइना भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है और एक और भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, चौतरफा घेरने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद देश में बहस किन मुद्दों पर हो रही है आप लोग जानते ही हैं। शायद इसीलिए उन्होंने ये तंज भी कसा है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को इंडिया गठबंधन को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि 2024 में बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन का चुनाव होने जा रहा है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव बताएगा कि इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी का मुकाबला जो भी होगा उसका परिणाम क्या होगा। चंडीगढ़ ही नहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस बार इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि 1 और 1 11 होते हैं। चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने एक अच्छा डिसीजन लिया। दोनों पार्टियों ने मिलकर अलग अलग पदों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से डिप्टी मेयर और अन्य पदों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, जबकि मेयर का पद आम आदमी पार्टी को मिला है। तो यह बात स्पष्ट है कि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन चंडीगढ़ के नगर निगम में हो चुका है। 18 तारीख को गठबंधन का एक नजारा देखने को मिलेगा। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चंडीगढ़ का मेयर पद जाने वाला है, डिप्टी मेयर का पद भी जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और सांसद किरण खेर के लिए यह बहुत बड़ी हार होगी। जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ सुब्रमण्यम स्वामी बोले, कहा मोदी गंभीर है तो उनको राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित करना चाहिए, नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मांग पिछले 10 सालों से चल रही है, वह इसे लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। साथ साथ राम मंदिर के मुकाबले ममता का काली दाव मस्जिद और गुरुद्वारे में भी जाएंगी। हर ब्लॉक में रैली होने वाली है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दाव चला है। उन्होंने ऐलान किया है कि इस दिन वो काली मंदिर जाएंगी, वहां पर मां काली की पूजा अर्चना करेंगी और एक बड़ी रैली करेंगी। इस रैली में सभी धर्मों के लोगों को शामिल होने के लिए बुलाया गया है। ममता बनर्जी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि वह मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा हर जगह जाएंगी। इस रैली में शामिल होने के लिए उन्होंने सभी धर्म के लोगों का आह्वान किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ब्लॉक में भी टीएमसी के नेता रैली करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों टीएमसी अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का जवाब दे रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ इवेंट बना लिया, फोटो खिंचवा लिया, अब क्या जरूरत है। दरअसल कुल्लू नेशनल पार्क के अंदर 10वें चीते की मौत की खबर सामने आई है। दोस्तों इस पर विनोद कापड़ी ने कहा कि इवेंट बनवा लिया, फोटो खिंचवा लिया, अब चीते जिए या मर जाए इससे क्या फर्क पड़ता है, अगला इवेंट तो तैयार है। साथ साथ दोस्तों बिहार के अंदर हाजीपुर की सीट है जहां पर जबरदस्त राजनीति होने वाली है। रामविलास पासवान की धरती पर मंगलवार को भारी संख्या में चिराग पासवान की रैली में लोगों का हुजूम देखने को मिला। इससे ये बातें स्पष्ट हो गई है कि चाचा भतीजे की जो लड़ाई हाजीपुर में होने वाली है वो काफी दिलचस्प होने वाली है। चिराग पासवान को भी समर्थन मिल रहा है, उनके चाचा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये बात पूरी तरीके से तय है, क्योंकि जो यहाँ से चुनाव जीतेगा वही माना जाएगा कि असली उत्तराधिकारी है रामविलास पासवान की राजनीति का। चिराग पासवान की रैली के बाद आने वाले दिनों की राजनीति दिलचस्प होने वाली है, साफ संकेत मिल गए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को असम सरकार देगी राज्य का सर्वोच्च सम्मान। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सम्मान की बात खुद हेमंत बिस्व शर्मा ने की है। हेमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि असम सरकार राज्य के जाने माने नाम और राज्यसभा के सांसद पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित करेगी। साथ साथ दोस्तों झारखंड में राजनीतिक एजेंट की तरह कार्रवाई कर रही है ईडी, बढ़ रहा है जनता का आक्रोश। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा को कहा कि आने वाले दिनों के अंदर ईडी के खिलाफ लोगों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ेगा और चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान भी होगा। साथ साथ शरद पवार का बयान, कहा जब राजीव गांधी थे तब राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। बीजेपी और आरएसएस के लोग केवल राजनीति के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको और इससे कोई मतलब है नहीं। अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। देख रहे थे